बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और हर लम्हा बदलती हुई मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें बहरहाल इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो आ भी चुके हैं पाकिस्तान, और जाहिर है उनके माबैन एक अहम तरीन इजलास भी जारी है। इस इजलास के अंदर बहुत सारे जहाँ दीगर मामलात पर बात होगी, जो मेन जो सेंटर पॉइंट है वो जाहिर है यही है कि मिडल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन क्रिएट हुई है इसको कैसे हैंडल करना है, पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, किस तरह से जाहिर है पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस वक्त सेंटर ऑफ अटेंशन है। हमें मालूम है कि एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है और जाहिर उसका ट्रस्ट वर्दी जो फ्रेंड्स हैं, इवन दो जाहिर ईरान भी उसको ट्रस्ट कर रहा है, अमेरिका भी अपनी तमाम तर जो मुंदरजात हैं या जो इस तमाम तर डायलॉग के अंदर गुफ्तगू है वो पाकिस्तान के थ्रू कर रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान की बहरहाल अपनी एक अहमियत मौजूद है, लेकिन हमने देखा कि आज अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में मुझे जो लिखा हुआ मिला और जो मैंने देखा है वो ज़रा लगाएगा तस्वीर जहाँ पर नो किंग्स मुजाहरे हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़। साबिक मेरे ख्याल है जब इलेक्शंस हो रहे थे, लास्ट इलेक्शन जो अमेरिकन हो रहे थे, उसमें बर्नी सैंडर्स जो हैं वो भी सदारती जो पूरा अमल था उसमें वो मौजूद थे, उस मुहिम का हिस्सा थे, और ये सारे मुजाहरे जो हो रहे हैं उसकी सरबराही भी वो कर रहे हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त पूरे अमेरिका में ट्रंप मुखालिफ मुजाहरे जो हैं वो हो रहे हैं। नो किंग्स जो हैं वो स्लोगन्स के साथ लोग बाहर निकले हैं। इसका वाज़ेह पैगाम यह है कि लोग मौजूदा डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़, अमेरिकन पॉलिसीज़ के साथ अपने आप को नहीं जोड़ते, और जो कुछ ईरान के अंदर तबाही अमेरिका कर रहा है इससे अमेरिकी अवाम बराह रास्त अपने आप को न सिर्फ ये कि अलग करना चाहते हैं बल्कि उसका हिस्सा भी नहीं बनना चाहते, और अपोजिशन की एक बड़ी नुमाइंदगी आप सड़कों पर एहतजाज की सूरत में देख रहे हैं। दूसरी अहम तरीन बात, आज खातमुल अंबिया के जो कमांडर हैं उनकी जानिब से जो एक वाशगाफ बात की गई है जिसका हम बड़े दिनों से खदशे का इजहार कर रहे हैं कि आज वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है, मेरा ख्याल है कल की खबर है इनफैक्ट, उन्होंने लिखा कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है, डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसीज दे दी हैं कि हम ज़मीनी फ़ौज का इस्तेमाल करेंगे। उसी तनाजुर में खातमुल अंबिया के जो कमांडर हैं फ़ौज के, उन्होंने ये वाज़े अल्फाज में कहा कि आप आ जाए फ़ौज लेकर, फिर आपको जिस खिफ़त का और जिस तकलीफ़ का सामना होगा वो दुनिया भी देखेगी, आपकी गिरफ्तारियां भी होंगी और यहाँ पर हम आपको मछलियों की खुराक में तब्दील कर देंगे। सो सिचुएशन इज़ गोइंग टू बी द चेंज एज आई सेड अर्लियर। आज इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको हमने ज़रा तफसीर और तज्ज़ीक़ के लिए शामिल किया है। कोशिश मेरी अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी लोग हैं या वो वहाँ पर विजिट पर हैं, तो ज़रा उनसे ज़रा गुफ्तगू की जाए, और सबसे पहले बैनुल-अक़वामी उमूर के हवाले से ज़रा एक एनालिसिस लेते हैं कि कहाँ पर अब चीज़ें तब्दील हो रही हैं। मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं सैयद निसार मेहदी साहब, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर आपको वेलकम करती हूँ, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। निसार साहब, दीगर चीज़ों पर मैं आपकी जानिब आऊँगी, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस बात पर तबसरा तज्ज़िया पेश कीजिए कि पाकिस्तान और बिलखुसूस इस वक्त इस्लामाबाद जिस तरह से सेंटर ऑफ अटेंशन है, पूरी दुनिया की नज़रें हैं, अहम तरीन इजलास हो रहा है, इस पर आपका तबसरा क्या है? इसमें क्या चीज़ें हैं जिनको ज़ाहिर है गुफ्तगू का हिस्सा बनाया जाएगा, और क्या ईरान को यहाँ से भी कोई मैसेजिंग हो रही है आज की इस मीटिंग से भी? जी सना, ये पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में ये होने वाला इजलास जिसमें तुर्की, सऊदी अरेबिया, मिस्र और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शामिल हैं, ये पूरी दुनिया की नज़रें इस जानिब जो हैं वो मुतवज्जे हैं, और ख़ुद हमारा जो अज़ली दुश्मन है हिंदुस्तान, अगर आप वहाँ को भी रीड करें तो उनकी तो चीखें निकली हुई हैं कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो अपना सिफारती किरदार जिस तरीके से एक्सपेंड किया है और जिस तरीके से पाकिस्तान नेता के तौर पर पाकिस्तान सामने आया है, तो पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब है, और पाकिस्तान एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है इस खित्ते में कशीदगी साधने के लिए। इस फैसिलिटेशन किरदार मेडिएशन तो हम नहीं कह सकते, इसी फैसिलिटेशन का किरदार पाकिस्तान ने अपना अदा किया है, और पहली बार ये 4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में इस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए एक हुए हैं। वो ट्रंप जो दुनिया भर में अमन पैदा करने का, ये अमन कराने का, ये ट्रुस का किरदार का जो चौकीदार था, आज उसको इस जंग से निकालने के लिए, उस खित्ते में कशीदगी खात्मे के लिए पाकिस्तान ना सिर्फ लीड कर रहा है बल्कि पाकिस्तान ने 4 अहम मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा को इस्लामाबाद में बुला लिया है। और यही वजह है कि आप देख सकती हैं कि इंडिया के मीडिया की चीखें निकली हुई हैं, और दूसरी तरफ कल 24 न्यूज़ फ्रांस ने भी एक खबर पूरी जाया करी है जिसमें उसने बताया है कि किस तरह इंडिया, इजराइल और अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनके इंटेलिजेंस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया में डिस इन्फॉर्मेशन कंपेन चला रही है, जाली अकाउंट्स बना रही है और पाकिस्तान
के खिलाफ पूरी महाजर आई है, जिसका बुनियादी सबब यह है कि पाकिस्तान का एक ऐसा बड़ा किरदार कि जिसने पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो है वो वाह मचा दी, और इसका क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान की हुकूमत और खुसूसन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या CDF जनरल आसिम मुनीर हैं, कि जिनके बारे में अमरीकी हिंदुस्तानी तबसरा निगार ये कह रहे हैं कि एक वक्त में वो ईरान से राब्ते में भी हैं और ट्रंप से राब्ते में भी हैं, और वो अपने ही वजीर आजम मोदी को लान तान कर रहे हैं कि तुम्हारी नाअहली और नाकाम खारजा पॉलिसी ने इंडिया को आइसोलेट कर दिया है। जी बिल्कुल दुरुस्त। निसार साहब, ये तो इंपॉर्टेंट बात है ही। क्या आप समझते हैं कि ज़ाहिर ये जो इजलास हो रहा है इसमें मैसेजिंग भी होनी है, दोनों जानिब होनी है। जो लोग ज़ाहिर अमेरिका के करीब हैं, ये हमें पता है, चाहे वो तुर्किया के हवाले से बात करें या आप सऊदी अरब के हवाले से बात करें, आप समझते हैं, और बिलखुसूस पाकिस्तान, क्या यहाँ से भी दोनों जानिब जिनके माबैन डायलॉग होने हैं, यानी अमेरिका और ईरान, यहाँ से उनकी मैसेजिंग भी आपको नज़र आ रही है कि यहाँ से भी कुछ चीज़ों को डायलॉग का हिस्सा बनाया जाएगा या उनको कंसिडर किया जाएगा? अमेरिका ने तो अपनी 15 नुकात जो है अमेरिका ने अपने पाकिस्तान के जरिए आगे पहुंचाने की बात की थी, और आपके सामने है कि वो 15 नुकात सामने आए थे, जिसको ईरानियों ने मुस्तरद कर दिया था, और ईरान ने अपने 5 अहम नुकात दिए थे और कहा था कि इसके बगैर पेशरफ्त मुमकिन नहीं है। ये उसी वक्त सामने आई हैं चीजें कि जब पाकिस्तान ने मेडिएशन या फैसिलिटेशन का किरदार अपना बढ़ाया था, और पाकिस्तान ने इस जंग को कोशिश करी है कि वो एक बड़ी जंग में तब्दील ना हो, और पाकिस्तान का ये किरदार दोनों तरफ से एक्नॉलेज हो रहा है। कल भी पाकिस्तान के वजीर आजम ने, पाकिस्तान के वजीर खारजा ने ईरानी सदर पेजेश्कियान से बात करी है, उनके वजीर खारजा से बात करी है, तो पाकिस्तान मुसलसल ईरानी से भी राब्ते में, दूसरा अमरीकी हुक्मरानों से भी राब्ते हैं, विटकॉफ, जेरेड कुशर और दीगर आला हुकाम अमेरिका के जो इस मामले को देख रहे हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान से राब्ते में। इवन आज ये देख सकती हैं कि अमेरिका कितना ज्यादा डेस्परेट है इस मामले में, कि जो इसाक डार साहब ने इस मीटिंग के हवाले से अपनी पोस्ट करी है, वो ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट कर दी है। जी। तो यानी इतनी ज्यादा तवज्जो अमेरिका की इस जानिब मौजूद है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकती। ये मीटिंग बहुत अहम है, और पाकिस्तान का यहाँ पर इस मीटिंग्स को होस्ट करना और मेडिएशन का ये फैसिलिटेशन रास्ता निकालना, इस वक्त खित्ते में जो मौजूद क्राइसिस है इससे बाहर निकलने के लिए रास्ता निकालना एक बड़ा काम है। निसार साहब, जब आप ये बात कह रहे हैं ना, ठीक है, क्रेडिट तो है हमारे पास और जाहिर है हम इसको ओन भी कर रहे हैं और शुक्र भी अल्लाह का अदा कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान की हैसियत बहुत पूरी दुनिया में तब्दील हुई है। लेकिन जब हम आप बात कर रहे हैं तो ये जो इजरायली हमले हैं ईरान के ऊपर, ये नहीं रुके हैं ना, और दूसरी जानिब जाहिर है ईरान भी उसकी जवाबी कार्रवाइयां मुसलसल कर रहा है। आप ये फरमाइएगा, क्या आप समझते हैं कि इस दौरान जबकि एक जानिब डायलॉग चल रहा है, दूसरी जानिब ये जारियत भी इजराइल की जारी है, इसमें क्या आपको लगता है कि ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी या फिर किसी एक चीज को बहरहाल रोकना होगा? और वो जाहिर है कि वो हमले हैं जो इजराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पे किए जा रहे हैं, उनका रुकना ज्यादा अहमियत का हामिल है। देखें जी, इजराइल जो है वो अपने एजेंडे के तहत इस जंग में वारिद हुआ, और उसने अमेरिका को और अरब रियासतों को इसमें इस्तेमाल किया है। ये बहुत अब तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है चीज़ें। अमेरिका या ट्रंप इस जंग से एग्जिट चाह रहा है, और ऐसा एग्जिट चाह रहा है कि जहां पे उसकी इज्जत भी बरकरार रहे। इसलिए अमेरिका इस सारे जो भी इस वक्त जो पीस कीपिंग जो पोजीशंस हो रही हैं, इस वक्त जो निगोसिएशन हो रही है, अमेरिका उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की पोजीशन में आ रहा है ताकि वो इस क्राइसिस से निकले। वो अमेरिका जो वहां पे रिजीम चेंज करने की बात करता था, जो वहां पे इनरिचमेंट खत्म करने की बात करता था, वो अमेरिका जो मिसाइल प्रोग्राम खत्म करने की बात करता था, आज वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुलवाने के मिन्नत तल्ले करने पर आ गया। इवन ये कि इसाक डार साहब की ये ट्वीट कि हमारे जो है वो जहाजों को ईरान ने स्टेट ऑफ हुर्मुज़ से निकलने की इजाजत दी है, जिसमें उसने ईरान का शुक्रिया अदा किया हमारे वजीर खारजा साहब ने, उसको भी वो अपनी सक्सेस करार दे रहा है ट्रंप। यानी सोचें आप कि वो कितनी नीचे की सतह पर आ चुका है, उसकी जान नहीं छूट रही इस क्राइसिस से। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर इस्राइल अटैक कर रहा है। उसके रिएक्शनरी अटैक में वो अमेरिका के अहम तरीन जो प्लेन्स हैं, इंटेलिजेंस प्लेन्स हैं, रिफ्यूलिंग प्लेन्स हैं, उनके फाइटर जेट्स हैं, उनकी अहम इंस्टॉलेशंस हैं, उसको कोयत में सुल्तान एयरबेस रियाज के अंदर और मल्टीपल जगहों पे नुकसान पहुंचा। पहले तो ये बात की जाती थी कि इन मुमालिक में अमेरिकन बेसिस मौजूद नहीं है, लेकिन आप जो उसके जो मलबा आ रहा है जहाज़ों का, उनके जो जहाज जो डैमेज होकर वहां पे उतर रहे हैं, वो ये बात साबित कर रहे हैं कि ये वो बेसिस थी जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही, और ईरान ने इन मुमालिक की
इंटीग्रिटी पर, इन ममालिक की अपनी जो स्ट्रेटेजिक प्रॉपर्टीज हैं उस पर हमला नहीं किया, बल्कि इन ममालिक में मौजूद अमेरिकन एयरबेसेस को ही टारगेट बनाया है। और अमेरिका ने जो खयानत करी है वो आपके सामने है कि उसने अपने और इसराइल के मफाद की खातिर मुसलमान ममालिक में मौजूद जो अपनी बेसिस थी वो इस्तेमाल करी एक मुस्लिम मुल्क के ईरान के खिलाफ। तो ये एक बुरी स्टोरी है। दूसरी जानिब ये कि इसराइल के पास इस वक्त एक उन्होंने क्लियर कहा है कि हम ट्रंप के मातहत नहीं है, हम ट्रंप की सीज फायर नेगोशिएशंस को कबूल नहीं करते। इसराइल अपने आईडीएफ आजादाना तौर पे अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगी। लेकिन दूसरी जानिब आईडीएफ की जो इंटरनल बात आ रही है वो ये कहते हुए दिखाई देता है कि हमारे फोर्स जो हमारे सोल्जर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, 2 साल से वो जंग में मुलव्विस हैं। एक तरफ हिजबुल्लाह मार रही है हमें, दूसरी तरफ ईरान मार रहा है, और तीसरी तरफ हौसियों ने मार कर दिया है। तो आईडीएफ के दावे कुछ भी हों, नेतन्याहू और उसकी वॉर कैबिनेट के दावे कुछ भी हों, लेकिन ईरान ने जो स्ट्रेटेजिक वॉर शुरू करी है, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, यानी जिस जगह वो मार रहे हैं, अगर उन्होंने कल इस तेहरान की चीज में हमला किया और इस्फहान की, तो उन्होंने हैफा के अंदर यूनिवर्सिटीज को उड़ाया है, और मजीद कहा है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज जो इस खित्ते में मौजूद है हम उनको भी उड़ाएंगे। तो ये जो रिएक्शनरी अटेम्प्ट है ईरान की, और बहुत ही प्रिसाइज है, उसने इस जंग का नक्शा मुकम्मल तौर पे ईरान के हक में बदल दिया है। निसार साहब, आपने अभी बात की ना जो सुल्तान एयरबेस के हवाले से, वहां पर जो अमरीकी सर्विलेंस तैयारा तबाह हुआ है उसकी लागत जो अभी तक आई है सामने वो $500 मिलियन बताई जा रही है, और वहां उसके खत्म होने के बाद जो अमेरिका की सर्विलेंस है वो वहां से मुकम्मल खत्म हो चुकी है। एक अमेरिकी जर्नल का भी एक बयान सामने है, वो कह रहे हैं कि इसके बाद, इस तबाही के बाद जो पूरी मिडल ईस्ट है उसके ऊपर अमेरिका अपनी कमांड खो बैठा है। ये एक ज़ाहिर डिबेट है, लेकिन आज हमने देखा ये हमने वैसे जब देखा था, जब पैलेस्टाइन के अंदर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और चीज़ें हाथों से निकल रही थी, वहाँ पर डायलॉग नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ पर ये हमने देखा था कि बड़े मुजाहरे हो रहे थे दुनिया में। लेकिन आज मैं हैरान हूँ कि अमेरिका के अपने अंदर 1-2 नहीं, 5-6 नहीं, 10-12 नहीं, हजारों लाखों की तादाद में मार्चेस हुई हैं, और ज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुई हैं, अमेरिकन पॉलिसीज के खिलाफ हुई हैं, जिसमें लोगों ने ये मुजाहिरों में कहा है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के नो किंग्स के जो नारे हैं उनके साथ वो बाहर आए हैं। सो इस पे आप क्या परसेप्शन लेंगे? क्या ये तासुर देता है ये मुजाहिरों का होना, अमेरिका के अंदर होना इतनी बड़ी तादाद में, ये किस तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है? देखिए सना, ट्रंप इस जंग में मुकम्मल तौर पे तनहा हो चुका है। आप देखें उसके साथ ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ना उसकी कांग्रेस है, इवन ये कि अमेरिकी अवाम नहीं है ना। कल 9 मिलियन लोग निकले हैं, एक बहुत ही मोहतात अंदाजे के मुताबिक 9 मिलियन लोग निकले हैं जिन्होंने अमेरिका की 50 स्टेट से मुजाहरा किया है। ठीक है, यानी 250 प्लेसेस पे डेमोन्स्ट्रेशन हुई हैं। तो अमेरिका में एक अवेकनिंग है, वो इस जंग को अपनी जंग करार नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि ये इसराइल की जंग है और इसमें हमारा सरमाया जा रहा है, हम इसकी प्राइस पे कर रहे हैं, हमारे जवान कत्ल होकर उनके बॉडी बैग्स आ रहे हैं। वो इमिग्रेशन जो अमेरिका की ट्रंप की पॉलिसी है उसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, ट्रंप की जो ईरान के खिलाफ जो जारियत है उसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, वो अमेरिका में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, वो अपने फौजी जानों के कुर्बान होने के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं कि दूसरों की जंग में अपनी जानें कुर्बान क्यों करें। तो ट्रंप, तो हमने पहले कहा था कि ये जो जंग जितनी फैलेगी ये ट्रंप के लिए उतनी ज्यादा मुश्किलात क्रिएट करेगी। इस वक्त अमेरिकी रायम्मा भी ट्रंप के खिलाफ है। मेगा की जो सपोर्ट है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो ट्रंप का नारा था, वो मेगा जो है उसकी सपोर्ट लाइन भी कम होती जा रही है। पोल चेक करें, अमेरिका में पोल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पोल में ट्रंप अपनी पॉपुलैरिटी, मेगा की पॉपुलैरिटी कम होते जा रही है। दूसरी जानिब आप देखें कि यूरोप उसके साथ नहीं है, नेटो उसके साथ नहीं है, दुनिया की बड़ी ताकत उसके साथ नहीं है, सिर्फ अमेरिका, इजराइल और उनके साथ कुवैत, बहरीन और अमारात हैं। इवन आप देखें कतर ने अपना बहुत क्लियरली डिस्टेंस कर लिया, सऊदी अरब भी कोशिश करता है, जा रहा है कि वो इस जंग से अपने आप को दूर रखे। गो कि अमेरिका उसकी बेसिस इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आज तक की सऊदी अरेबिया की, आज यहां इस्लामाबाद में मौजूदगी सऊदी वजीर खारजा की भी ये बात साबित कर रही है कि सऊदीया अपने आप को इस जंग से बहुत दूर रखना चाह रहा है, और पाकिस्तान ने जो हिकमत अमली अपनाई है उससे भी इस खत्ते में एक बड़ा बहरान जो है वो रुका हुआ है। तो अमेरिका और ट्रंप इस जंग में मुकम्मल तौर पर तनाव हो चुके हैं, और ट्रंप की अपनी बेवकूफाना और अहमकाना पॉलिसीज ने उसके इत्तेहादियों को उससे दूर कर दिया है।
और आज Absolutely right. अमेरिका में भी वो आइसोलेटेड होना शुरू हो चुका है। निसार साहब, सरप्राइजिंगली तो नहीं, लेकिन ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियर है थ्रू आउट, जितना उनका ज़ाहिर से पहले वाला भी जो टेन्योर रहा है उसमें बड़ा ही उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि एक अपने बयानात की वजह से तो रहे पॉपुलर रहे, लेकिन उनके बयानात अब बहुत हद तक बिलो द बेल्ट हो गए हैं। जो कल भी उन्होंने बयान दिया है वो भी बड़ा अजीबोगरीब बयान था, बड़ी चेमक गोइयां सोशल मीडिया पर उस पर हवाले से हो रही हैं। बट बिसाइड दैट द डोनाल्ड ट्रंप कैरेक्टर, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक बात ये कही जा रही है कि ईरान के अंदर जो जजीरे हैं, जो ज़ाहिर है किसी माजी में किसी हद तक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रहे हैं, लेकिन खरग का जो इलाका जो ज़ाहिर जजीरा है या अबू मूसा है या तुम है, इसके हवाले से जो बात की जा रही है कि क्या यहाँ पर ज़मीनी फौज को एक्सरसाइज करने की हिम्मत करेगा, बावजूद इसके कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका ये जंग हार गया, डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है सारे लोग, लेकिन फिर भी वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है, मैं इसलिए इसको बार बार कह रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने तैयार करके लोग वहां पर फौज मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। इफ इट्स कैन हैपन, सो व्हाट यू सीइंग अबाउट इट? देखें, अभी जो ईरान ने गुज़िश्ता 3 दिन से स्ट्राइक्स करी हुई हैं, वो उन्होंने कुवैत के जो जजीरे हैं वहाँ पर उनको जो फैसिलिटेशन नज़र आ रही है अमेरिकन की, वो अटैक कर रहे हैं। और देखें, लैंड इन्वेजन अमेरिका के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा ना। वो कितने दिन एक जजीरे पे रह सकते हैं? अबू मूसा या खरक जो इनके बारे में बात करिए, वहाँ तो शायद वो एक आध दिन रह भी जाए ना, अगर वो उतरते भी हैं, बम्बार्डमेंट भी करते हैं, पैराट्रूपर्स भी उतारते हैं, उनकी बहुत बड़ी सुपर मैरीन्स आ रही हैं। वो सुपर मैरीन्स तो उनकी इब्राहिम लिंकन पर भी थी, जहां पे कल ट्रंप ने एतराफ किया कि 17 जगह से ईरान ने हम पे हमला किया और हमें समझ में नहीं आया कि इब्राहिम लिंकन जो है वो हम कैसे बचाएं उसको। ऐसे ही तो देखें, उनकी जो भी नारे थे, जो उनकी सुप्रीमेसी ऑफ वॉर थी, वो कोलैप्स कर चुकी है। वो 28-29 दिन में ईरान के अंदर 1 इंच जमीन पर भी काबिज नहीं हो सके, ईरान की रिटेलिएशन को नहीं रोक सके, ईरान की जो लीडरशिप को कत्ल करने के बाद वो सिस्टम को डिरेल नहीं कर चुके। हाँ। ना सिस्टम टॉपल हुआ है, तो ये उनकी मुकम्मल तौर पे नाकामी है। दूसरी बात ये कि ईरानी तो बार बार कह रहे हैं कि तुम आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखिए, वहां पर आप 8 करोड़ लोगों से लड़ने जा रहे हैं। आप 8 करोड़ लोगों से ये 3,000 या 10,000 या 2 लाख अमेरिकन फोर्सेस कैसे लड़ेंगी? इसको समझने की जरूरत है। उनके पास बैक सपोर्ट कैसे आएगी? और दूसरा ये कि अगर उधर ये इन्वेजन, अगर इसमें कुवैत या अमारात इसमें शामिल हुआ, तो आप इसके हौलनाक नताइज देखेंगे अमारात और कुवैत के खिलाफ। इसको समझने की जरूरत है। देखें, एक तरफ जो है वो हशद शाबी जो है वो इराक के बॉर्डर्स पे कुवैत के साथ, सीरिया के साथ बैठ गई आकर, ठीक है। पॉपुलेशन इराकी जो पॉपुलर जो मोबिलाइजेशन फोर्स है, 10 लाख लोग उसके अंदर मुसल्ला लोग हैं, ठीक है। वहां से इराक से नेटो को अमेरिका को जाना पड़ गया है। दूसरी जानिब हौसी एक्टिवेट हो चुके हैं। हाँ, तीसरी जानिब हमास के एक्टिवेशन की बात आ रही है। तो इस वक्त जो जंग है वो बहुत, जी, हिजबुल्लाह तो देखें, हिजबुल्लाह तो 200 किलोमीटर अंदर मार रही है ना। हाँ। ये वो कमून, वो जो इजराइल का एक शहर है, उसका मेरे ध्यान से अभी नाम निकला, उसका मेयर रो रहा है कि हमारा शहर तबाह कर दिया, हमें शेल्टर मुयसर नहीं है, हमें सपोर्ट करने के तैयार नहीं है। तो इजराइल और अमेरिका के लिए जंग होलनाक है। और अगर इन बेगैरत जो रीजन में रियासतें मौजूद हैं, अमारात, कुवैत और बहरीन ने भी कोई ऐसा कमर पे कोई छुरा मारने की कोशिश करी, तो इसके जो नताइज आएंगे वो खित्ते की जोग्राफिया को तब्दील करेंगे। और खित्ते में देखिए पावर तो रीशेप हो चुकी है, हुर्मस नहीं खोल पा रही है। कल अनवर करकाश ने बयान दिया कि हम ईरान के खिलाफ जो अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर लड़ेंगे। आज वो बात कर रहा है कि हमें डिप्लोमेसी के साथ बात करने की जरूरत है, हमें गारंटीज चाहिए, हमें सिक्योरिटी दी जाए। तो इन सब के बयानात बिल्कुल अलग अलग हैं। सबसे वाइस प्ले किया है कतर ने, जिसने इस जंग से अपना को डिस्टेंस किया है। सऊदी अरेबिया का किरदार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, उसने बहुत बर्दाश्त किया है, क्योंकि अमरीकियों ने वहां पर उनकी इज्जत नहीं रखी है। और अमरीकियों ने ना मोहम्मद बिन सलमान साहब की बहुत कल ने बेइज्जती करी है और पूरी दुनिया में मजाक बनाया उनका, बहुत शर्मनाक बयान दिया है। दूसरी जानिब वो सऊदी अरब की बेसिस को इस्तेमाल करके एक मुसलमान मुल्क पे हमले कर रहे हैं। और अब जब जहाज के मलबे नजर आ रहे हैं तो वो भी एक्सपोज हो रहा है कि कितना बड़ा खयानत करी अमेरिका ने सऊदी अरबिया के साथ के वो जो अड्डे उन्होंने सऊदी अरब के दिफा के लिए थे, वो इसराइल के दिफा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अगर अमारात ने, कुवैत ने और बहरीन ने ये खयानतें करी, तो देखें इसके होलनाक नतीजे जाएंगे। क्योंकि अमारात और कुवैत के बगैर अबू मूसा पर और खरक पे कब्जे का अमरीकी ख्याल कभी पूरा नहीं हो सकता। और अगर इन्होंने ये सपोर्ट करी तो ईरानियों ने पहले ही ऐलान किया है कि वो कोस्ट लाइंस जो हैं बहरीन की और अमारात की, उस पर कब्जा करेंगे। तो देखें, ये बातें बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं।
इस वक्त मुसलमान ममालिक को चाहिए कि वो अमेरिका इसराइल की जंग में शरीक ना हो। जिस तरह पाकिस्तान ने अपने आप को डिस्टेंस किया हुआ है, जिसने टर्की ने अपने आप को डिस्टेंस किया हुआ है, जिस तरह नेटो और यूरोपीय यूनियन ने अपने आप को डिस्टेंस किया हुआ है, जो सबसे बड़े अलाइज थे नेटो और यूरोपीय यूनियन। तो मुसलमान मुल्कों को चाहिए कि इस वक्त जब ये अमेरिका का शैतान जो है वो अपने ही मलबे तले दब रहा है और ईरान ने एक अच्छी रिटेलिएशन करके अमेरिका को शिकस्त की तरफ धकेल दिया है, उसकी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन के प्रेशर पे है, पेट्रो डॉलर तबाह होने जा रहा है। अगर ये आपने हरबस पे ईरान का कंट्रोल आ जाता है और युआन में करेंसी एक्सचेंज होती है तो पेट्रो डॉलर के जो कोलैप्स होगा वो अमेरिकन इकोनॉमी और अमेरिकन जो उसकी आर्मी स्ट्रक्चर है उसका कोलैप्स है मुकम्मल तौर पर। निसार सैयद साहब, दिल तो नहीं है कि आपसे तो कहें कि इजाजत लें, लेकिन बट थैंक यू वेरी मच आज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना डीप एनालिसिस आपने दिया है, हम तक पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया। मामला ये है, ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया हो गई है। अब ये बात इस पर तबसरा किया भी जाए या नहीं भी किया जाए, लेकिन बहरहाल बार बार बताने की जरूरत महसूस हो रही है कि ईरान इस जंग में फातेह है, क्योंकि अभी तक की जो रिटेलिएशन दी है ईरान ने, उसको पूरी दुनिया उसकी मौतरफ हो गई है। और जो भी बात निसार साहब कह रहे थे कि अगर किसी भी मुल्क ने इस वक्त इस सूरत हाल में अमेरिका को सपोर्ट करने का सोचा, जिन जजीरों का हम बार बार तस्करा कर रहे हैं, अगर उस जाने पेशकदमी होती है अमेरिकन फौजों की, तो फिर ये मामला हाथ से निकलेगा ही निकलेगा। फिर ये डायलॉग और ये सारी चीज़ें कहीं बहुत पीछे रह जाएंगी। मैं आपको आज अमेरिका में होने वाले जो मुजाहरे हैं उनकी पल्स और ख़ुद अमेरिका में मौजूद मुकीम पाकिस्तानियों की, वहाँ पर मौजूद लोगों के दरमियान रहकर क्या एनालिसिस है वो आप तक पहुँचाऊँगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मैंने आपसे कहा था कि आज ज़रा इस बात का भी अहाता करते हैं कि ये जो हालिया अमेरिका में मुजाहरे हुए हैं, एक जाने तो ज़ाहिर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है और हम उस पर नज़र भी रखे हुए हैं, आपसे बात भी हो रही है, लेकिन अमेरिका में होने वाले ये मुजाहरे क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका की इस वक्त जो मौजूदा पॉलिसी है उस पर लोग अब बात कर रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पॉलिसी है या दरहकीकत ये अमेरिकन पॉलिसी है, वाशिंगटन की अपनी पॉलिसी, पेंटागन की बराह रास्त ये पॉलिसी है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमल दरामद कर रहे हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अनवर इकबाल साहब, सहाफ़ी हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत है, अमरीका में मुकीम है, और ज़रा उनसे वहाँ की पल्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम बीबी। अनवर साहब, थैंक यू वेरी मच सर, अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। आप ख़ुद इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, तो हमारे लिए बड़ी आसान होगा आपकी आंखों से ही उन तमाम तर मनाजिर को देखना जो कि जाहिर है हमने वीडियोस में देखे, मुख्तलिफ अमेरिका के शहरों में जो मुजाहरे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। फरमाइएगा आपने इसको कैसे देखा और ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं कि तमाम तर जो इस वक्त पॉलिसीज़ हैं, अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं, उससे ये अवाम जो है अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर रही है। देखिए, ये जो मुजाहरे थे, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये जो मुजाहरे थे ये एक है, यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, पिछले साल भी हुआ था जब से ट्रंप दोबारा आए हैं पावर में, वो कहते हैं नो किंग डे, यानी मुजाहरीन का उसमें ज़्यादातर डेमोक्रेट्स हैं लेकिन आम अमरीकी अवाम भी बड़ी तादाद में शरीक हैं, तो ये कहते हैं कि सदर ट्रंप जो हैं वो सदर के बजाय बादशाह बन गए और हमें बादशाह नहीं चाहिए। लेकिन इस दफ़ा जो इतनी ज़्यादा तादाद है उसकी मेन वजह ईरान में जंग है। यानी पिछले साल भी हुआ था मुजाहरा और काफ़ी बड़ा हुआ था, लेकिन इतना बड़ा कभी नहीं हुआ था। कहते हैं तकरीबन 8 मिलियन लोगों ने, यानी 80 लाख लोगों ने शिरकत की इन मुजाहरों में। ये बहुत बड़ी तादाद है और उसमें जो जोश व जज्बा जो पाया जा रहा है वो ईरान की जंग की वजह से पाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो आम अमरीकी है वो ये समझता है कि उसकी जंग नहीं है, उसकी मर्जी के खिलाफ उसके नाम पर लड़ी जा रही है और वो चाहता है कि अमेरिका जो है इस जंग से दस्तबरदार हो जाए, क्योंकि उसको अमेरिका को इस जंग में अमेरिका का कोई स्टेक नहीं है। अमेरिका ना कुछ हासिल करना है ना कुछ लूज करना है। ये आम अमरीकी की सोच है। अनवर साहब, इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन हम जो सुन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जुबानी, ज़ाहिर इन मुजाहरों पर मैं बाद में आती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की जो जुबान है, जो उनका अंदाज है, वो एक अलग है, ज़ाहिर उसको हम डिबेट करते रहते हैं आप लोगों के साथ, लेकिन वो ये कहते हैं कि ईरान की तमाम स्ट्रैटेजी जो है वो ख़त्म कर दी। फिर ज़ाहिर है आपको पता है वो यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से जो बात है और वो उसको बार बार क्लेम करते हैं कि अब तो उनमें कैपेसिटी ही नहीं बाकी बची। तो आप क्या समझते हैं कि इजराइल ने जो मनूवर किया डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग के लिए,
क्या फिर आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह इस्तेमाल हो गया और अब वो फरार का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, उसके ख्वाहिशमंद हैं जो उनको दिखाई नहीं दे रहा, या फिर अभी आपको लगता है ये मजीद एक्सरसाइज करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप इस सारी जंग के अंदर अपने मसल्स की? देखिए, मैं इस पे आपको अपनी ओपिनियन बताने के बजाय जो यहाँ अमेरिकन मीडिया है, मुसलसल जो चीज़ आ रही है, वो बताता हूँ। यहाँ कहा ये जाता है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी कि ईरान में जो मौजूदा हुकूमत है, वो बहुत गैर मकबूल है। इतनी गैर मकबूल है कि थोड़े से पुश की ज़रूरत है। आप थोड़ा-सा पुश करेंगे तो सारा फ़साद जो है वो गिर पड़ेगा, बैठ जाएगा और आपका वहाँ इस्तकबाल होगा एक ऐसे फ़ातिह के तौर पे जिन्होंने उनको मज़हबी आमरीत से निजात दिलाई। और आप अगर अमेरिका में उन दिनों होती, खुद मैं उस खित्ते का रहने वाला हूँ, उसके बावजूद मुझे भी ऐसा लगता था कि भई कुछ न कुछ तो हो रहा है, इसलिए कि यहाँ जो वीडियोज़ आ रही थी और मुज़ाहिरों पे जो यहाँ रिएक्शन हो रहे थे, इसमें एक ये हकीकत है कि ईरान से बाहर रहने वाले ईरानियों की बहुत बड़ी तादाद ईरानी हुकूमत के खिलाफ है। तो जिस तरह हर शहर में मुज़ाहरे हो रहे थे, जिस तरह सेमिनार हो रहे थे, डिस्कशन हो रही थी, मीडिया पे आ रहा था, लगता यही था कि ईरानी हुकूमत जो है अब गई, अब गई। और उन हालात में सदर ट्रंप के लिए ये इस बात पे यकीन कर लेना बड़ा आसान था। फिर यहाँ जो साबिक शहंशाह ईरान के उनके साहबज़ादे यहीं रहते हैं, वर्जीनिया में। वो भी उनके लोगों उनके हामियों ने भी काफ़ी यहाँ लॉबिंग की और फिर सबसे अहम लॉबिंग जो थी, वो जो मैं सारी बातें अमेरिकन मीडिया की कह रहा हूँ, वो इज़राइली लॉबी की थी और इज़राइल के जो हुक्मरान हैं नेतन्याहू, उनकी थी। और उन सब ने मिलके सदर ट्रंप को इस बात पे कन्विंस कर लिया था कि ये बिल्कुल वेनेज़ुएला जैसा ऑपरेशन होगा, बल्कि उससे बेहतर होगा, क्योंकि वेनेज़ुएला में तो आपका इस्तकबाल नहीं किया गया था, यहाँ तो आपका इस्तकबाल भी किया जाएगा और आप इस गले में फूलों के हार डाल के वापस निकलेंगे। तो लगता यही है कि सदर ट्रंप मिसलीड हो गए और अब मिसलीड होने के बावजूद ज़ाहिर है कि अमेरिका एक बहुत बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत है। तो अब वो मिसलीड होने के बावजूद चाह रहे हैं कि एक ऐसी सूरत-ए-हाल क्रिएट हो जाए जिसमें वो ये कह सकें कि हमने ईरान का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, उनकी जो अफ़ज़ूदगी की फैसिलिटीज़ थी वो ख़त्म कर दी और फ़तह डिक्लेयर करके वापस आ जाएँ। अनवर साहब, इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन ज़रा ये एक बहुत लंबी डिबेट है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या इतने ही मासूम है जितना वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दिखाए गए उनको हालात उसमें वो मिसलीड हो गए। लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे है इसी तनाजुर में। पहले तो ये बताइएगा सर कि आप वहाँ मौजूद हैं क्या इस दौरान जबकि ये जंग शुरू हो चुकी है, पे दर पे हमले हो रहे हैं, ईरान जवाब दे रहा है, इसराइल और अमेरिका उसको मार रहे हैं, मुसलसल स्ट्राइक्स कर रहे हैं वहाँ पर भी। क्या अमेरिका के अंदर जो मुकीम लोग हैं, जो अवाम है, उनकी जिंदगियों में कोई तब्दीली, क्या तेल की कीमतों यानी पेट्रोल गैस प्राइसेस को वहां पर इंक्रीज किया गया और क्या वो इस असर को महसूस करते हैं? जी बिल्कुल, इस बात का भी जवाब देता हूँ, लेकिन आपने जो पहली बात की थी उसका भी ज़रा जवाब देना चाह रहा हूँ मैं। जरूर। देखिए, सियासतदान मासूम नहीं होता, लेकिन वो मिसलीड होता है जिस तरह आप होती हैं, हम लोग जो मीडिया में हैं, हम लोग होते हैं रेटिंग की ख़्वाहिश में, उस तरह सियासतदान भी रेटिंग की ख़्वाहिश में मारा जाता है। वो हर एक बहाना ढूँढ रहा होता है जिससे उसकी मकबूलियत में इज़ाफ़ा हो। तो फिर चलो, और ख़ास तौर पे इस वक़्त अमेरिका में बड़ी रेस लगी हुई है, मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं। अगर मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में हैं और अगर वो ये हार जाते हैं तो आइंदा उसके जो अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन हो जाता है उसको कहते हैं सिटिंग डक प्रेसिडेंट, क्योंकि वो यस। कांग्रेस के बगैर अपनी कोई भी चीज़ नाफ़िज़ नहीं कर सकता। तो इसलिए उस आसानी से वो इसमें दाखिल हो गए। ठीक अच्छा, हो गया। रही बात कि आपका दूसरा सवाल था, वो ये कि अमेरिका में लोगों की ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ा है। देखें, पहली मार्च को यहाँ तेल की कीमत थी $2.50 पर गैलन, ओके। ठीक है? यानी पाकिस्तान से भी सस्ती, बहुत सस्ती बल्कि। यानी 1 गैलन में 4.5 5 लीटर के करीब होते हैं। हम्म। तो वो $2.50 का था। अब इस वक़्त इसी वाशिंगटन डीसी, वर्जीनिया में, मैरीलैंड, इसको डीएमवी कहते हैं, डीसी, मैरीलैंड एंड वर्जीनिया, इसको यानी इस वफ़ाक़ी दारुल-हुकूमत का जो इलाका है, उसमें इस वक़्त 4.80 का मिल रहा है। तो 1 गैलन में $2 से भी ज़्यादा का इज़ाफ़ा हुआ है, तकरीबन दुगनी हो गई है कीमत। हम्म। तो ज़ाहिर है, अब गैस जब आप जाते हैं गैस स्टेशन पे, तो वहाँ फिर आपको नज़र आते हैं ऐसे लोग जो बहुत तंग हैं इस इज़ाफ़े की वजह से। अच्छा, यहाँ अमेरिका में इस बात का अंदाज़ा लगाना बड़ा आसान होता है कि कौन इनमें जो है वो
रिपब्लिकन है कौन डेमोक्रेट्स है। रिपब्लिकन जो होते हैं अमूमन देहात रूरल एरिया से आए होते हैं, पेट्रोल डलवाने बड़े-बड़े इनके पास ट्रक्स होते हैं, यहाँ काफ़ी खुशहाल भी होते हैं वो। और वो भी वहाँ खड़े होके आपको इस बात पे हुकूमत को बुरा-भला कहते नज़र आता है कि यार ये कीमत क्यों बढ़ गई? क्योंकि जब गैस की कीमत बढ़ती है तो उससे फिर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा यहाँ सारा कुछ है चीज़ें देहातों से शहरों में आती हैं, बड़े पैमाने पे आती हैं क्योंकि ताज़ा लोग खाना पसंद करते हैं। तो जब वो उसकी कीमत बढ़ती है ट्रांसपोर्टेशन की, तो फिर दूध, वेजिटेबल, गोश्त हर चीज़ कीमत बढ़ती है। और इस बात को अमरीकी अवाम पसंद नहीं करते। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे ताकतवर मुल्क है, लेकिन यकीन करें यहाँ इंतखाबात में जो फैसले होते हैं, उसमें हमारे मुल्कों में बड़ी-बड़ी नारेबाज़ी की जाती है, नारेबाज़ी नहीं की जाती। यहाँ कीमतों पे हुकूमतों के फैसले हो जाते हैं। अगर अमरीकी अवाम की जेब पे असर पड़ रहा है, तो उस हुकूमत के खिलाफ वोट दे देता है। अनवर साहब, इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ तो फिर जरा आपसे पूछते हैं कि ये जो मीडिएशन की बात हो रही है, डायलॉग की बात हो रही है, इस समय को अमेरिका में किस नुक्ता निगाह से देखा जा रहा है और क्या इसके असरात भी होंगे या नहीं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। अनवर इकबाल अमेरिका में मुकीम सहाफ़ी हैं जो कि ज़ाहिर है अमेरिका की मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर तबसरा तज्जिया पेश कर रहे हैं और ख़ुद वहाँ पर जो अमेरिकन अवाम है उसकी पल्स भी हम तक पहुँचा रहे हैं। अच्छी बात की थी अनवर साहब आपने, वंस अगेन सर थैंक यू वेरी मच। आपने कहा कि नारों और वादों से ज़्यादा लोग इस बात पर यकीन चाहते हैं कि उनकी जेब पर इतना भारीपन ना पड़े और फिर वो हुकूमत को उसी अंदाज से सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसी तनाजुर में जो कि मशरिक़ वस्ता की सिचुएशन है अनवर साहब, इसमें अब हम देख रहे हैं कि मीडिएशन का काम कर रहा है पाकिस्तान। क्या एज इन पाकिस्तानी आपने क्या तासुर पाया है लोगों में, क्योंकि अब इमेज काफ़ी तब्दील हुआ है पाकिस्तान का पूरी दुनिया में, इस तासुर के साथ कि पाकिस्तान इस मिडल ईस्ट की सिचुएशन में मीडिएशन या मैसेंजर जो भी इसको कहें बहरहाल उसका किरदार अदा कर रहा है, इसको किस रिफ्लेक्शंस के साथ आप देख रहे हैं वहाँ पर? क्या लोग इसको बात करते हैं या एज इन पाकिस्तानी आपको क्या फील हुआ इस खबर के बाद? वहाँ पर लोगों का आपके साथ कोई रवैया तब्दील हुआ हो, बेहतर हुआ हो, या बहुत किसी ने आपको रिगार्ड किया हो इस मामले पर? दूसरा सवाल ये कि ये डायलॉग को कितना मीनिंगफुल लिया जा रहा है, या ये समझा जा रहा है कि ये जस्ट हीट ऑफ द डिबेट चीज़ें चलती हैं तो चल रही हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसके रिजल्ट्स, आई एम रियली सॉरी लेकिन कह तो यही रहे कि ये जंग बढ़ भी सकती है और शायद एटमी वॉर तक निकल जाए ये मामला। पहली बात तो पहला जो हिस्सा आपका उसकी तरफ ही आते हैं। मुझे यहाँ तकरीबन 25-26 साल हो गए जी सर, और इस दौरान सिर्फ सहावत करता हूँ मैं और कुछ नहीं करता। पाकिस्तान के एक बड़े अखबार का नुमाइंदा हूँ यहाँ मैं, और मैंने अमेरिका के 2 सदर जो हैं, सदर बुश और सदर ओबामा का इंटरव्यू भी किया है और बेताज लोगों से मुलाकातें की, ब्रीफिंग की है, सब कुछ की है। मैं बैकग्राउंड क्यों बता रहा हूँ, इसलिए अपनी बड़ाई नहीं है, मकसद ये पॉइंट साबित करना है, और वो ये है कि इस सारे अरसे में मैंने ये नहीं देखा, वो मुझसे पहले की बात है, उस वक़्त आप तो पैदा भी नहीं हुई होंगी, जब पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका की दोस्ती कराई थी, उस वक़्त मैं छोटा था। तो उस ज़माने में कहते हैं इसी तरह पाकिस्तान का ज़िक्र होता था, और एक तवील अरसे के बाद अमेरिकन मीडिया में, अमेरिकन थिंक टैंक्स में, उनकी रिपोर्टों में हर जगह पाकिस्तान का ज़िक्र हो रहा है और ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान मुफ़ाहमत करा रहा है। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी बात है। वरना तो मैं किसी ज़माने में यहाँ का अखबार है शिकागो ट्रिब्यून, उसमें मैं जॉब करता था, तो वहाँ एक दिन उस वक़्त अखबार बहुत बड़े-बड़े होते थे, 110 सफ़े का अखबार आया, तो उसमें मैंने ढूँढा पाकिस्तान में 2-3 बड़े-बड़े वाक़यात हुए थे। कोई हादसा हुआ था, 40-50 लोग मर गए थे, इस तरह की चीज़ थी। तो मैंने देखा कहीं भी कोई खबर नहीं लिखी थी, तो उसमें मैंने छोटी-सी नज़्म भी लिखी थी कि 110 सफ़े के अखबार में पाकिस्तान की 2 सतर खबर भी नहीं। तो ये जो है वहाँ से लेके यहाँ आना कि पाकिस्तान पे इस तरह गुफ्तगू हो, ये बड़ी अहम बात है। लेकिन साथ इस बात का भी यहाँ एहसास है, लोग कहते हैं कि ये ऐसा मसला नहीं है जिसको इतनी आसानी से 1-2 मुलाकातों, 1-2 मीटिंगों से हल किया जा सके। इज़राइल है, इज़राइल के एग्जिस्टेंस का मसला है। इज़राइल समझता है कि ईरान उनकी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है।
तो जब तक इसराइल को इस बात का अश्योरेंस ना हो कि ईरान उनके लिए खतरा नहीं है, इस तरह के मसाइल बार बार उठते रहेंगे और जंग होती रहेगी। लेकिन ये कि अब नौबत वहां पहुंच गई है जहां दोनों फरीकों को चाहिए, कम से कम जो लोग जो अमन पसंद हैं, जो चाहते हैं कि हलाकतें रुकें, तबाहियां रुकें, वो ये चाहते हैं कि अब दोनों फरीकों को जंग रोक के बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए, क्योंकि आखिर में जंग कभी भी, यानी बज़ाहिर ये क्लीशे लगता है लेकिन क्लीशे नहीं है, हकीकत है कि जंग किसी मसले का हल नहीं हो दुरुस्त सकती बात। कभी। वो शायर में ख्याल है शायर लुधियानवी की नज़्म है कि जंग खुद एक मसला है, ये क्या किसी मसले का मसले हल का हल देगी। देगी। बिल्कुल तो दुरुस्त बात है अनवर साहब। अल्टीमेट इसी पर इख्तिताम करूं अनवर साहब, फिर इंशाल्लाह जिंदगी बखैर, और आपने हमें इजाजत दी तो हम आपसे राब्ता कायम भी रखेंगे, इंशाल्लाह आपका एनालिसिस भी लेते रहेंगे। इंपॉर्टेंट बात की है आज जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान, जो अनवर साहब ने बात की है, जाहिर है मैं तो अमेरिका में नहीं हूं ना, मैंने वहां के अखबारात पढ़े, लेकिन वहां सर्व भी कर रहे हैं, अमेरिका के अखबारात के लिए भी काम किया होगा, एनालिसिस दे रहे थे, कह रहे थे कि पूरा अखबार छाना, पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं मिला, लेकिन आज पाकिस्तान का नाम दुनिया के हर अखबार, दुनिया के हर टेलीविजन स्क्रीन की हेडलाइंस का हिस्सा है कि पाकिस्तान इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर जो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया है अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साथ, उसमें मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है। और हमारी दुआ है कि परवरदिगार पाकिस्तान को इस किरदार में सुरखरू करे और दुनिया के सामने इसी तरह चमकता धमकता रखे। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।